और अब आज हम लोग थोड़ी सी उसके आगे की और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लाइक एनर्जी बैंड गैप एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम आज डिस्कस करते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो है आपकी एनर्जी गैप। ठीक है ना। सो सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल में जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी गैप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी गैप के बारे में। इसको करो थोड़ा सा लार्ज। ठीक है, और दिस इज सुपर कंडक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एनर्जी गैप। तो यहाँ पे आज का न्यू हेडिंग देंगे अपन, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर, ओके, सो दिस इज द एनर्जी गैप। अब मेरी बात समझना, क्या होता है ये एनर्जी गैप? ये ना एनर्जी गैप है ना, वैसा नहीं होता जैसा कि आप लोग समझते हो सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, या फिर जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें। तो वहाँ तो एनर्जी गैप कुछ अलग टाइप का होता है। यहाँ पे समझना आप लोग, जब हम लोग तीन टाइप के मैटर की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैटर्स इन विच देयर आर सेमी कंडक्टर्स, ये तो आपका मान लो इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स में तो क्या होता है, बेसिकली एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन किस बात पे करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में किस तरह से जंप करता है, समझ आ रहा है? जैसे ये इसको जंप करेगा तो इसको एनर्जी गैप पार करना पड़ेगा। तो ये तो वो एनर्जी गैप है जो कंडक्शन के लिए काम में आता है। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है उसके लिए काम में आता है। इंसुलेटर में तो आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रांजिस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, जब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, बेसिकली एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत जल्दी ट्रांजिस्ट कर जाता है, जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वो ट्रांजिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी गैप कम होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब ये जो एनर्जी गैप है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है। बट जब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की तो इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होता। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों मिक्स होते हैं। इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर ये दोनों बैंड मिक्स होते हैं तो फिर हम लोग एनर्जी गैप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी गैप अवेलेबल है? हमारे पास एनर्जी गैप अवेलेबल नहीं है। तो जब कंडक्टर्स में एनर्जी गैप अवेलेबल नहीं होता तो फिर सुपर कंडक्टर्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों में गैप अवेलेबल हो, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में। फिर ये एनर्जी गैप आया कहाँ से? क्या डेफिनेशन है इस एनर्जी गैप की? तो याद रखना, ये जो एनर्जी गैप है ना, ये इस तरह के एनर्जी गैप से बिल्कुल अलग होता है। ये एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं सेमी कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, कंडक्टर्स में, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो एनर्जी गैप कहलाता है। ऐसा एनर्जी गैप सुपर कंडक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। सुपर कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है ना, वो एनर्जी गैप नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बीच को डिस्टिंग्विश करता है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास में ऑब्वियस सी बात है सुपर कंडक्टिंग स्टेट किसी मटेरियल की होगी, किसी मैटर की होगी। वो मैटर जो होगा वो कंडक्टर भी होगा और वो सुपर कंडक्टर भी होगा। तो बीच में एक बाउंड्री तो अवेलेबल है ना उसके पास में। मैंने आपको क्या बोला, ये मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो ट्रांजिशन टेम्परेचर Tc है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडक्टर है, यहाँ पर सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो जब ये इसके इसमें ट्रांजिस्ट करता है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जब आपका सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में ट्रांजिस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ बाउंड्री को तो क्रॉस करेगा ना वो। अब आपको तो लग रहा है कि वो बिल्कुल बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा, बट ट्रांजिस्ट करने के टाइम पे उसे एक बाउंड्री क्रॉस करनी होती है
वो टेम्परेचर की बाउंड्री है और उस टेम्परेचर के बेसिस पे एक एनर्जी डिफाइन होती है और वो एनर्जी की बाउंड्री कहलाती है। मतलब यहाँ पर ना कुछ एनर्जी है, अब आपको दिख नहीं रहा बट यहाँ पे कुछ एनर्जी है, भले बहुत कम एनर्जी गैप है बट कुछ एनर्जी गैप है। इसका मतलब जब आपका मैटर सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में या फिर नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में ट्रांजिस्ट करता है तो उसे एक स्पेसिफिक एनर्जी को क्रॉस करना होता है और वो जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज इस टीसी पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, इस टीसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगी, तो इस टीसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी को वो क्रॉस करता है। याद रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंस एनर्जी फिजिक्स में केवल एक ही टाइप की होती है और वो होती है केटी। याद आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ केटी अवेलेबल ऊर्जा होती है। दैट मीन्स द के मल्टीप्लाई विद द टी is the dimension of the energy, k is the Boltzmann constant, t is the temperature. Okay, तो ये एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना वो शायद 3.5 होती है, 3.5 केटी होती है। मतलब सुपर कंडक्टर्स में इतना एनर्जी गैप अवेलेबल रहता है। ठीक है ना, जब वो नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में या फिर सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में ट्रांजिस्ट करता है, इतना गैप उसे क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो गैप होता है ना वो इतना ही क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि कैसे करता है ये आपका नॉर्मल कंडक्टर हो गया, थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक है, ये आपका सुपर कंडक्टर हो गया, तो दोनों में जब वो ट्रांजिस्ट करेगा सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में या फिर नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में जब ट्रांजिस्ट करेगा तो बीच में एक टेम्परेचर गैप है, एक एनर्जी गैप है जिसे वो क्रॉस करता है और इस एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा, जिसमें इसकी वैल्यू कंप्लीटली क्या निकल के आती है 3.5 केवीटीसी। क्योंकि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर के आसपास का गैप होता है ना, इसलिए ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो 3.5 केवीटीसी पर डिपेंड करता है। पहली चीज ये होते कैसे हैं ट्रांजिस्ट वो समझना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना पहले पेयरिंग में होता है। पेयरिंग इन द सेंस कल आपको समझाया था मैंने कूपर पेयर, कल आपको समझाया था ना सुपर कंडक्टिविटी क्यों आती है, ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोनॉन an electron pair is produced that is called कूपर पेयर। और ये जो कूपर पेयर होता है ना ये सुपर इलेक्ट्रॉन कहलाता है और ये सुपर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आती है, सुपर कंडक्टिविटी आती है। तो हमारे पास जब सुपर कंडक्टिविटी अवेलेबल है तो जब आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में जाना है सपोज, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको कल क्या कहा था, नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में जब आप आते हो, जब आप लोग नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में जब ट्रांजिस्ट करते हो तो करना क्या पड़ता है, मैंने आपको तब से ये समझा रहा हूँ, आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। ये काम करते हैं ना हम लोग नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में आते वक्त। जब हम लोग सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में आएंगे तो करना क्या पड़ेगा, तो आपको इसको आने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज एनर्जी गैप है। जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो ना, जो एनर्जी आप बढ़ा रहे हो वो एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल जो है, जो आपका मैटर है, वो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कब मिलेंगे आपको, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। और वो टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे, दोनों के बीच में जो बाउंड्री है ना उस बाउंड्री को क्रॉस करने जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अगर आप लोग इतना बढ़ा देते हो इसका मतलब ये है बेसिकली कि आप लोग उस गैप को पार कर जाओगे। तो जब गैप को आप पार कर रहे हो तो ये चीज प्रूफ है कि वहां पर एनर्जी गैप होता है। वैसे इसका बेसिक कंसेप्ट आएगा स्पेसिफिक हीट से। अभी आप लोग जब स्पेसिफिक पढ़ोगे ना, स्पेसिफिक हीट भी एक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिंग स्टेट की, अभी हम आगे पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है ना,
स्पेसिफिक हीट जानते हो क्या होता है? सीवी। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत सीवी के बारे में, सीवी क्या होता है? किसी पदार्थ का मतलब 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना? अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, दैट मीन्स द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो आप लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। कितना बढ़ा रहे हो? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, कितनी हो रही है? हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है। जब आपके पास में हीट की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आपको हीट देनी पड़ेगी। जब आप हीट दे रहे हो मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। क्या समझ रहे हो? अगर आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस सब्सटेंस में कमी है। ठीक है ना? और वो जो कमी है वही कमी गैप कहलाती है। तो यहाँ से प्रूफ मिलता है, क्योंकि आपको दिख तो रहा नहीं है कि क्या बोलते हैं एनर्जी गैप है कि नहीं है, तो दिखता नहीं है, वो आपको फील करना पड़ता है। फील इन द सेंस एक्सपेरिमेंटली फील करना पड़ता है। तो हम लोग को ये प्रूफ कहाँ से मिलता है कि सुपर कंडक्टर में गैप होता है? तो ये प्रूफ मिलता है आपको स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट से। तो जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट रिक्वायरमेंट होती है, और हीट रिक्वायरमेंट ही ये प्रूफ देती है कि अगर स्टेट के पास में कोई रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, इसका मतलब कोई वैकेंसी है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है तभी तो रिक्वायरमेंट निकलती है। तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट ये प्रूफ करती है कि वहां पर वैकेंसी है, और वो वैकेंसी मतलब गैप है। और वो गैप क्या है? वो गैप ऐसा नहीं है जैसा पहले पढ़ा था। ये गैप कुछ अलग प्रकार का गैप है, और वो गैप है दो स्टेट को डिफरेंट करने वाला गैप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। ये मैं आपको लिखाऊंगा, स्पेसिफिक हीट होती है, आप लोग एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के अंदर मैं क्या लिखवाने वाला हूँ। एनर्जी गैप ये भी आपके प्रॉपर्टी है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाती है कभी कभी। इन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, पहले एक बार लिख लो। इन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल एंड एनर्जी गैप, एंड एनर्जी गैप, एंड एनर्जी गैप जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, में एग्जिस्ट, में एग्जिस्ट सेपरेटिंग द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। जो करता क्या है? सेपरेट करता है, सेपरेटिंग द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट को लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से डिफरेंट करती है, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट मान लो और वो मान लो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट मान लो, सिंपल सी बात है। एट टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, एट टेम्परेचर
बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। बताया था मैंने आपको, टीसी से नीचे अगर हम बात करते हैं तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट की तरह काम करता है वो। इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट the sudden decreases in heat capacity, the sudden decrement, the sudden decrement in heat capacity, in heat capacity indicates that there is energy gap, indicates that there is energy gap। समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है कि टीसी से नीचे जैसे आप आओगे, मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आओगे, तो हीट कैपेसिटी एकदम डिक्रीज होती है। जब आप ऊपर जाओगे तो हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। दोनों एक ही बात है, नीचे आओगे तो डिक्रीमेंट होगा हीट कैपेसिटी में, ऊपर जाओगे तो हीट कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होगा। तो दोनों बातें इंडिकेट करती है। वैसे एक्सपेरिमेंटली किया गया था कि जैसे ही सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आया था, क्योंकि शुरुआत में मैटर नॉर्मल कंडक्टर था, फिर नॉर्मल कंडक्टर से आपने टेम्परेचर कम करते गए करते गए करते गए, और टीसी से कम करते क्या हो गया, वो सुपर कंडक्टर हो गया। और सुपर कंडक्टर होते ही उसके पास में क्या चीज आ गई कि भैया हीट रिक्वायरमेंट कम हो गई, हीट कैपेसिटी कम हो गई। तो ये बता रहा है कि बीच में एक गैप आ गया, ठीक है। तो इन हीट कैपेसिटी इंडिकेट दैट देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट, between normal conducting state एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो दोनों स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ तो गैप अवेलेबल है, इसलिए तो हीट रिक्वायरमेंट कम हो गई, ठीक है। देन आगे हम लोग जब बात करेंगे इसमें, इन सुपर कंडक्टर, इन सुपर कंडक्टर द एनर्जी गैप इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर, द एनर्जी गैप इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी। नॉर्मल कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप कहलाता है एनर्जी गैप। बट सुपर कंडक्टर में सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट का गैप कहलाता है एनर्जी गैप। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो आप लोग, चाहो तो याद कर लेना, डायरेक्टली प्रॉपर्टी में आता है ये, दिस एनर्जी गैप। और वो एनर्जी गैप का फॉर्मूला होता है दिस एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1.14 एच कट ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है, ये डिवाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है ओमेगा डी। ओमेगा डी से डिवाई फ्रीक्वेंसी, एंड एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर, ई टू द पावर 1 अपॉन जी। जी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फोनोन स्ट्रेंथ फैक्टर। मैंने बताया ना आप लोगों को, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो फोनोन के इंटरेक्शन से बनता है। तो उनमें इंटरेक्शन कितना जोरदार है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी मुश्किल से टूटेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो टूटेगा तभी तो नॉर्मल कंडक्टर बनेगा, और वो टूटेगा अगर मान लो मुश्किल से टूटा तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर कितनी देर में टूटेगा, क्योंकि वो जितनी देर में टूटेगा उतना ही गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसका इतना बढ़ता नहीं गैप, नॉर्मल बहुत कम गैप होता है। तो ये स्ट्रेंथ फैक्टर कहलाता है जी, और ये कहलाता है एन नॉट, मतलब 0 केल्विन पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्या चीज़ है,
यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जी क्या चीज़ है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो जी के बारे में लिख लो आप लोग, जी क्या चीज़ है। आप लोग एक लिख लो एच कट ओमेगा डी क्या चीज़ है यहाँ पे। और एक ये चीज़ लिख लो कि यहाँ पे एन नोड क्या चीज़ है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये पिंक कलर ले लेते हैं भाई, लड़कियों वाला। ज़्यादातर क्लास में लड़कियाँ ही हैं ना, इसलिए। अब देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन स्ट्रेंथ, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन स्ट्रेंथ, है ना। दूसरा एच कट ओमेगा डी क्या चीज़ है, फोनोन एनर्जी, जो हम लोग लिखते हैं डिवाई फ्रीक्वेंसी से, फोनोन एनर्जी। और एन नोट क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जानते हो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एनर्जी रेंज के अंदर कितना कितना एनर्जी अवेलेबल है, किसी स्पेसिफिक एनर्जी रेंज के अंदर कितना स्टेट अवेलेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो स्टेट में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में काम करता है। तो वो स्टेट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहलाता है। अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपके सिलेबस में है, तो वहाँ आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डेरिवेशन मिलेगा। ये हमारे पास एनर्जी गिव का फिनोमिना है। तो आपके पास में अगर ये प्रॉपर्टी आती है लिखने को, तो आप लोग इतना लिख देना जितना मैंने लिखा हुआ है। तो ये एनर्जी गैप के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इतनी लंबी आती नहीं है, इसलिए हम लोग केवल इतना ही लिखेंगे कि एनर्जी गैप नॉर्मल कंडक्टर स्टेट का सुपर कंडक्टिंग स्टेट से सेपरेशन को शो करता है। क्लियर। अब एक बार अगर आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार मुझे बता देना भाई, तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। 3.5 kbtc, ओके सर, पुराने वाले लिंक पर था, ओके। अच्छा, कलर वाइट वाले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स फर्मी लेवल इन अ सुपर कंडक्टर is midway between the ground conducting state and the excited state. Above the energy gap behave as normal conductor. हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। विक्रम ने जो बात बोली है वो लो टेम्परेचर के लिए काम करती है स्पेसिफिक हीट की। वेरी गुड विक्रम, विक्रम ने सही बात बोली। और आशिया ने भी बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है ना। इन सुपर कंडक्टर इट्स कॉल्ड फर्मी एनर्जी। सुपर कंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल का अभी रोल आया नहीं है ना। फर्मी लेवल जो होता है ना बेसिकली, वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का होता है ये। हम लोग सुपर कंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल की बात करते ही नहीं है। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कंडक्ट, ना तो वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं और ना ही कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है। तो क्लियर आशिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सुपर कंडक्टर के अंदर हम लोग वैलेंस बैंड की बात भी नहीं करेंगे और कंडक्शन बैंड की बात भी नहीं करेंगे। वी जस्ट टॉक अबाउट द टू स्टेट्स, दैट इज द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, चलिए ना। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हीट कैपेसिटी। ये भी आपके एग्जाम में आती है, प्रॉपर्टी नंबर 7, हीट कैपेसिटी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो एनर्जी गैप का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था, वो किस एक्सपेरिमेंट से आया था, वो आया था हीट कैपेसिटी एक्सपेरिमेंट से। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग जब बात करोगे ना हीट कैपेसिटी की, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7, तो आप लोग नोट डाउन करते जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 7, ओके ये कलर ठीक है, यहाँ से हेडिंग लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन करेंगे कि होती क्या है हीट कैपेसिटी। ठीक है, so we know that at minimum temperature, that means low temperature, we know that
ये आप लोग बीएससी के अंदर पढ़ के आए होंगे, जो विक्रम ने कहा था ना वही चीज है। वी नो दैट एट लो टेम्परेचर, विक्रम वाली बात ही करते हैं, लो टेम्परेचर पे काम करती है। बट इतना लो भी नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर मतलब, बट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टीसी से ऊपर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है नॉर्मल कंडक्टर का लो टेम्परेचर, क्योंकि आपने अगर टीसी से कम कर दिया टेम्परेचर, इसका मतलब आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गए। बट मैं अभी सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ नॉर्मल कंडक्टर के लिए। ठीक है ना? तो नॉर्मल कंडक्टर का लो टेम्परेचर, ठीक है ना, मिनिमम टेम्परेचर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर क्या होती है, जो विक्रम ने कहा वही बात, ये आप लोग बीएससी पढ़ गए होंगे, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही, हमारे आगे यूनिट्स में आएगी ये चीज। एटी प्लस बी टी क्यू, ये क्यों होता है, ये एटी प्लस बी टी क्यू पे दो टर्म क्यों आती है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, समझ आ रहा है? आप लोग ये बात बोलते हो बेसिकली कि डायमेंशन फॉर्मूले से डायमेंशन सेम होनी चाहिए हर टर्म की, मतलब जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है, और वही इसकी डायमेंशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, और इन दोनों का एक अलग फिनोमिना होता है, जिसमें इस फिनोमिना को बोलते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये क्यों आती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन? क्योंकि लेटिस के अंदर दो तरह का काम होता है। आप लोग जब नॉर्मल कंडक्टर बनाते हो ना, तो इसमें लेटिस बने होते हैं, लेटिस मतलब ये, इसे लेटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस लेटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होता है। इसमें वाइब्रेशन, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो हीट बढ़ाने के लिए, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना, हीट आप दोगे, जब इसको आप लोग हीट दोगे ना, तो इसमें वाइब्रेशंस होते हैं। तो उन वाइब्रेशंस की वजह से लेटिस वाइब्रेट करता है, लेटिस मतलब वो स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है पूरा पूरा। तो उस स्ट्रक्चर के वाइब्रेशन की वजह से ये फिनोमेना होता है ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन। तो टेम्परेचर का इफेक्ट लेटिस वाइब्रेशन पर ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने में दो कारनामे होंगे। पहला कारनामा तो ये होगा कि वो लेटिस वाइब्रेट करेगा, दूसरा कारनामा ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी तो बाद में आएगी, पहले वो लेटिस वाइब्रेट करेगा। तो टी क्यूब जो लो है ना, ये डी बाई टी क्यूब लो कहलाता है। तो इस टी क्यूब लो में यही चीज प्रूव होती है कि लेटिस वाइब्रेशन के ऊपर टेम्परेचर की 3 पावर का इफेक्ट होता है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टेड होता है लेटिस वाइब्रेशन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो बहुत बाद में आएगी, तो वो कम इफेक्टेड होगा अगर आप लोग हीट देते हो। तो ये चीज हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं, ये आपके आगे भी आएगी, उसको समझना। तो बट एट लो टेम्परेचर, आगे देखते हैं, ये तो नॉर्मल कंडक्टर में काम करता है, बट सुपर कंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर, बट एट लो टेम्परेचर, बट एट टी लेस, मतलब जब टेम्परेचर आपका टीसी से कम होगा, इस स्थिति में क्या करेंगे, द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, द स्पेसिफिक हीट मतलब सीवी ऑफ मेटल्स, मेटल्स मतलब जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो जो अब सुपर कंडक्टर बन चुका है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा वो, ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। इसका मतलब समझ रहे हो, जब हम लोग सुपर कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो वहां पर कुछ अलग फॉर्मूले काम करते हैं सुपर कंडक्टिंग स्पेसिफिक हीट के, और वो फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे पास, CV इज प्रोपोर्शनल टू या फिर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो एक्सपोनेंट डिक्रीज होती है, मतलब माइनस का बीटा ई अपॉन टी। ये भी आपके जब आप पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये चीज आपको निकल के आएगी, बोल्ट्जमान फैक्टर कहलाता है। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना,
ये कंप्लीट बोल्ट्जमान फैक्टर के फॉर्म में डिक्रीज होता है। अभी इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट स्पेसिफिक हीट इसी तरह से डिक्रीज होती है आपकी, ये ए कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये जो फॉर्मूला है, इसको आप हाईलाइट कर लो, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है सुपर कंडक्टर के लिए। दिस इज फॉर द सुपर कंडक्टर और द टेम्परेचर विच इज लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस चीज के लिए फॉर्मूला काम करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए। चलिए अब इसका अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करें मान लो टेम्परेचर के साथ, तो ग्राफ कैसे आएगा इसका वो भी चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो सकता है। जब हम ग्राफ की बात करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये दिस इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, है ना। तो सुपर कंडक्टर में तो क्या होता है, सीवी जो होता है ना, दिस इज द सीवी, और ये हमारे पास टी है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। और जब हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टर की, तो नॉर्मल कंडक्टर में आप खुद देख रहे हो, आप ऊपर देखो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर, ये टी के प्रोपोर्शनल है या टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब एक लीनियर कर्व आएगा, है ना। तो इसको बना लेते हैं हम लोग लीनियर कर्व, ठीक है। सो ये जो लीनियर कर्व है ये नॉर्मल कंडक्टर का हो जाएगा, बिकॉज सी वी प्रोपोर्शनल टू टी है। और ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये सुपर कंडक्टर है। आप लोग खुद देखो, मेरी बात समझ रहे हो, ग्राफ चेक कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल, जब टी का वैल्यू बढ़ेगा तो वैसी बात है बीटा ई अपॉन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बीटा ई अपॉन टी का वैल्यू कम हो जाएगा तो माइनस बीटा ई अपॉन टी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। और जब माइनस बीटा ई अपॉन टी का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई अपॉन टी का वैल्यू बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख लो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फैक्टर अपने आप इंक्रीज होगा, और ये आपको दिख भी रहा है। When you increasing the temperature, the exponential factor increases, as well as your specific heat also increases. Okay. तो यहाँ पर आप लोग देख लो, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये स्पेसिफिक बढ़ता रहेगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब दिखते हैं आगे, तो इसके बारे में आप लिख लो, दैट इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, दैट इज in a superconducting state, that is in super state, the electronic heat capacity, the electronic heat capacity decreases exponentially, decreases exponentially, ठीक है ना। ये टेम्परेचर कम करोगे, देखो आप लोग जब नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जब नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में आएंगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर कम कर रहे हो तो आपका स्पेसिफिक हीट भी कम हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब हम लोग टी बढ़ाएंगे तो सीवी बढ़ेगा, इसका मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में। जब टी कम करेंगे तो सीवी भी एक्सपोनेंशियल कम हो जाएगा। ये फिनोमेना कैसा है, जब आप लोग नॉर्मल कंडक्टर से सुपर में आ रहे हो, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट द डिक्रीमेंट सडनली इंडिकेट्स, सो इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जैसे आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आओगे, द डिक्रीमेंट सडनली इंडिकेट्स द डिक्रीमेंट, तो आपको डिक्रीमेंट मिलेगा देखने को, किसमें मिलेगा डिक्रीमेंट, स्पेसिफिक हीट में मिलेगा। द डिक्रीमेंट सडनली
इंडिकेट्स, डिक्रीमेंट सडनली इंडिकेट्स, ठीक है ना, दैट, क्या डिक्री सडनली इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है ये, द डिक्रीमेंट सडनली इंडिकेट्स दैट, यहाँ पे आप लगा दीजिए, या फिर इसको एक काम को, ये लैंग्वेज बैठ नहीं रही, ऐसे लिखो इसको, सडन डिक्रीमेंट इंडिकेट्स दैट, ऐसे लिखो इसको, द सडन डिक्रीमेंट इंडिकेट्स दैट, ये सही बैठेगी आपकी लैंग्वेज, द सडन डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट sudden decrement indicates that there is some energy gap, क्या इंडिकेट करता है वो, there is some energy gap between normal conducting and superconducting state, between normal conducting state एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट, दोनों स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है, और ये यहीं से निकल के आता है। वो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, वो जो फॉर्मूला है, उससे हम लोगों ने देखा कि जैसे ही आप लोग नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आओगे, अल्टीमेटली यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर, द specific heat is suddenly decreases, so you can see that if we jump from normal conducting state to superconducting state, then their specific heat suddenly decreases, so you can say that there is some energy gap। तो यहाँ पर एनर्जी गैप है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो बीच में लोचा किया है उस गैप में, तो ये चीज हमारे पास स्पेसिफिक हीट से आ जाती है, तो ये फिनोमिना आपके है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो सुपर कंडक्टर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग यूज करोगे, तो वो भी आपके एग्जाम में आती है, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, बस ये प्रॉपर्टी आपकी लास्ट है, इसके बाद में सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो सुपर कंडक्टर का है आपके सिलेबस में। वैसे लास्ट प्रॉपर्टी इतनी आती नहीं है, इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो ये एक अलग चीज है, वो बताऊंगा मैं आपको क्या चीज है, पहले आपको बताओ ये स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट समझ आया नहीं आया। So, because of electron and vibration of atom, very good Vikram. Where B is a Debye constant, शाबाश, ये भी सही बात है। According to the graph means there is a gap between normal conductor and superconducting state in superconductor. Very good, ये भी सही बात है। Okay, चलिए, ठीक है ना? अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? This is all clear. Now, we are going to द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम लोग कहाँ जाएंगे, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे जिसका नाम है माइक्रोवेव इफेक्ट। ओके, so this is the last property and this is not so much important, ये इतना important property नहीं है आपका, ये बहुत कम एग्जाम में दिया गया है, तो इसको आप लोग अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। और ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको समझ लो बस आप लोग, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माइजनर इफेक्ट, उसके बाद में है आइसोट्रोपिक इफेक्ट, उसके बाद में है एनर्जी गैप, उसके बाद में है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये कुछ हाईलाइट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। मैं आपको ना पेपर दिखाऊंगा कि आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस तरह से क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। आप लोग के पास सबके पास पेपर होगा वैसे, मुझे जहां तक लगता है, अगर नहीं है तो उसको ले लेना, आपको दिख जाएगा कि सुपर कंडक्टर से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दिख जाएगा वहां पे क्वेश्चन ऐसा होगा कि डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलो, जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आपको दे देगा, कुछ तीन चार प्रॉपर्टी दे देगा, आपको उन तीन चार प्रॉपर्टी के बारे में लिखना होगा बस, और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, माइक्रोवेव इफेक्ट और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, माइक्रोवेव इफेक्ट
और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी, और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी। आप लोग को ये तो पता होगा ना कि जो रेंज होती है उनकी अलग अलग क्या क्या रेंज होती है। आपको पता है जो रेज होती है ना दुनिया में, विकिरण जिन्हें बोलते हैं या फिर तरंग दैर्घ्य, जितनी टाइप की वेवलेंथ होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रफ के अंदर, एक बार इधर आ जाओ रफ में, आपको मैं पहले दिखा दूं। चलो यहीं देख लो रफ में, यहाँ पे आ जाओ। देखो एक ट्रिक है इसको याद रखने की, ट्रिक ये है कि गाय यूवी आई एम राकेश, है ना। युवराज सिंह को गाना गाना है और तुम्हारा नाम राकेश है, ऐसे समझ लो। तो ऐसे याद रख लो, गाय यूवी, युवराज सिंह का नाम यूवी है ना, तो गाय यूवी आई एम राकेश, आई एम राकेश। तो इससे कैसे याद रखोगे, गा मतलब होता है गामा रे, यू मतलब होता है, ए मतलब होता है एक्स रे, यू मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रे, बी मतलब होता है विजिबल रे, ठीक है। आई मतलब होता है इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड। एम मतलब होता है माइक्रोवेव, और आर मतलब होता है रेडियो। तो ये ऑर्डर होता है, दुनिया में इतने ही टाइप की वेवलेंथ होती है। सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रे की, उसके बाद एक्स रे की, फिर सबसे बाद इसकी, और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव की। तो जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसकी उतनी ही कम एनर्जी, और जिसकी जितनी कम वेवलेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी, गामा रे की होती है, तो ये हाईएस्ट एनर्जी होती है इसकी, ठीक है ना। याद करने का तरीका, आपको सबको -14 तो याद रहेगा, आप लोग वैलेंटाइन डे याद रखते हो ना सब, तो 14 फेब से आप लोग याद रखो 14, ठीक है। फिर 14 के बाद में 3 का डिक्रीमेंट ले आओ, तो 14 फेब स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है, फिर 3 का डिक्रीमेंट लेके आना है, फिर जितना आप लोग यहाँ लास्ट लिखते हो उसको एक का इंक्रीमेंट लेके यहाँ लिख दो, 1 इंक्रीमेंट, देन फिर 3 डिक्रीमेंट, फिर 1 इंक्रीमेंट, देन फिर 3 डिक्रीमेंट, और फिर ये तो आपको पता ही है, ये 10⁻⁻7 रेंज में होता है। आप लोगों को पता है ना, विजिबल रेंज के अंदर सातों कलर मिलते हैं। विबग्योर, अगर आप लोगों ने सुना हो विबग्योर के बारे में, तो विबग्योर आपको इसी रेंज में मिलता है, विजिबल रेंज में 350 नैनोमीटर से लेके 750, 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक आपको विजिबल रेंज में कलर्स दिख जाएंगे। तो वो सारा रेंज जो है ना, वो 10⁻⁻7 रेंज में आ जाएगा, ठीक है। इंफ्रारेड का रेंज क्या होता है, -7 to -4, ठीक है। इसका माइनस, माइक्रोवेव का -1 से -4 से -1, और रेडियो का क्या था, -1 से +4 तक। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है अलग अलग टाइप से, और ये वेवलेंथ मीटर में लिखी है मैंने, किसमें लिखी है, मीटर के अंदर लिखी है। तो ये अब आप देखो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेंज ये वाली होती है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रेंज होती है, इंफ्रारेड माइक्रोवेव, जो विजिबल रेंज से भी कम एनर्जी की होती है ना, क्योंकि इनकी वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा होती है। तो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेंज जो होती है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये साउंड वेव कहलाती है, बेसिकली ये साउंड वेव को डिनोट करती है। क्योंकि विजिबल रेंज के अंदर तो लाइट वेव्स मिलती है, लाइट वेव मतलब जो कलर्स होते हैं ना आपके विबग्योर, तो वो जो कलर्स होते हैं वो आपको विजिबल के अंदर मिलेंगे। फिर विजिबल के अंदर जो लाइट वेव होती है ना, तो लाइट रे की एनर्जी ज्यादा होती है, और नीचे आप आओगे तो साउंड वेव आ जाएगी। तो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के अंदर ना साउंड वेव काम करती है। तो साउंड वेव के लिए हम लोग जब बात करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, कि व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, when you are talking about the superconductors, when the temperature is less than critical temperature, then there exists an energy gap, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। then there exists an एनर्जी गैप। इतनी बात तो क्लियर है ना आपको, कि अगर मैं माइक्रोवेव और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अब साउंड वेव की बात करने वाला हूं, क्योंकि उसके ऊपर विजिबल रेज थी, उसके ऊपर क्या था, लाइट वेव्स थी, तो वहां पर लाइट की बात करेंगे, यहाँ पर साउंड की बात करेंगे, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड, ये सब बहुत कम एनर्जी की होती है, तो ये साउंड वेव की अप्रोक्स होती है।
So there exists an energy gap when we apply a photon, when we apply फोटोन इन द सेंस यहाँ पे फोनोन ही है। अब ये लिखा हुआ फोटोन है, बट मैं यहाँ पे फोनोन की ही बात करूंगा, क्योंकि फोटोन लाइट का क्वांटा होता है, ठीक है ना, और फोनोन साउंड का क्वांटा होता है। तो हम लोग जब माइक्रोवेव प्रॉपर्टी की बात करें तो फोटोन की बात करेंगे, तो यहाँ पे ना फोनोन की बात करो। वैसे फोटोन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एनर्जी गैप को पार करने के लिए फोटोन की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली फोटोन लिखो चाहे फोनोन लिखो, यू आर अप्लाइंग द एनर्जी, photon with energy with, और उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E बराबर एच न्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर, क्योंकि फोटोन फोनोन सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बस ये है कि दोनों का एनर्जी ऑर्डर अलग अलग होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है, E बराबर एच न्यू, ठीक है। लेस देन द एनर्जी गैप, अगर मैंने इस एनर्जी गैप से लेस देन अप्लाई करा, लेस देन द, मतलब एक ऐसा फोटोन आपने अप्लाई करा जिसकी एनर्जी गैप से कम है, then superconductor does not absorb this photon, then superconductor does not absorb this photon। सेम वही फिनोमिना है जो हम लोग नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में उसमें कंडक्शन बैंड बैलेंस में काम करते हैं। अगर आपने ऐसा फोटोन अप्लाई करा जो गैप से कम है तो वो लेगा ही नहीं फोटोन को, ठीक है, डज नॉट एब्जॉर्ब दिस फोटोन या फोनोन जो भी आपका है, ठीक है ना। But when the apply photon, but when the apply photon but when the apply photon which have energy, which have energy, अब की बार फोटोन की एनर्जी ज्यादा कर दो, E ग्रेटर देन Eg कर दो मान लो, ठीक है, देन सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस, अगर आपने ऐसा किया तो क्या करेगा, देन सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस वो इसको ले लेगा, एक स्पेसिफिक रेंज अगर आप दोगे तो वो एनर्जी लेके वो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज जाएगा, ठीक है ना। सब्सटेंस एब्जॉर्ब दीज फोटॉन्स, एब्जॉर्ब दीज फोटॉन्स and become a normal conductor, and become a normal conductor, ठीक है, ये होता है फिनोमिना। अब ये लाइट को अकॉर्डिंग, मतलब लाइट तो नहीं होता वैसे तो, साउंड वेव भी होती है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग एक बार। सो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझ लो फटाफट से। फॉर एनी सुपर कंडक्टर, फॉर एनी सुपर कंडक्टर whose critical temperature Tc, मान लो एक सुपर कंडक्टर लिया मैंने जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने, सपोज 1.198, नॉर्मल इतना ही लेते हैं हम लोग, हर का अलग अलग होता है वैसे तो, हर सबस्टेंस का अलग अलग होता है, बट मैंने मान लो ऐसा इतना ले लिया एग्जांपल के लिए। तो एक बार इसका रेंज देख लेते हैं हम लोग, इसका एनर्जी गैप कितना आ जाएगा, हम लोग ये बात जानते हैं, एनर्जी गैप कितना होता है 3.5 kbTc होता है, और आपको इतना ही एनर्जी का फोटोन चाहिए इस गैप को पार करने के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है। सो टीसी का वैल्यू आप लोगों ने ले लिया, ये पुट कर दो यहाँ पे टीसी का वैल्यू। तो टीसी का वैल्यू आप लोग जब पुट कर दोगे, सो टीसी बराबर हमारे पास 1.198 है, ये मैंने लिया हुआ है। के बी बोल्ट्जमान फैक्टर कहलाता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। बोल्ट्जमान फैक्टर कितना होता है 1.138 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -24 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन डायमेंशन होता है इसका, ठीक है। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.623 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकंड, ये भी आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीजें पुट कर दोगे तो आपको न्यू निकल जाएगा। ये सब कैलकुलेशन पुट कर दोगे ना आप, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये सारी वैल्यू जब आप लोग यहाँ पुट कर दोगे तो फिर आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। जब आप इसको लिखोगे ना 3.5, फिर मल्टीप्लाई विद द के बी इन द सेंस 1.138 10 टू द पावर -24, सब एम के डायमेंशन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आप लोग पुट करोगे टी सी का वैल्यू 1.198। देन आप लोग इसके अपोन में h लेके आओगे तो h का वैल्यू क्या है 6.623 10 टू द पावर -34। ये सब करने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, बता दूं मैं आपको कितना मिलेगा, 3.61 10 टू द पावर 10। सो 3.61 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज ये आपको मिल जाएगा बेसिकली। तो जब ये इतना मिल जाएगा तो बेसिकली आप लोग ये बात बोल दोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज है वो लैम्डा माइक्रोवेव की रेंज है। तो फ्रीक्वेंसी से आप लोग लैम्डा निकाल सकते हो, फिर लैम्डा इसका वही आएगा जो माइक्रोवेव रेंज में होगा। माइक्रोवेव रेंज में लैम्डा कितना होता है, ये इस रेंज, तो इसी रेंज का आपको लैम्डा मिलता है। बेसिकली आपको हर एक क्रिटिकल टेम्परेचर में इस रेंज का लैम्डा मिल जाएगा, इस रेंज का लैम्डा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू आर डीलिंग विद द माइक्रोवेव रीजन। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव इफेक्ट बोलते हैं। कि जो एनर्जी गैप होता है ना, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी माइक्रोवेव एनर्जी के अप्रोक्स होती है, मतलब माइक्रोवेव रेंज में काम करती है। सो विच इज अ माइक्रोवेव रेंज, ये माइक्रोवेव रेंज में काम करती है, इसी को बोलते हैं माइक्रोवेव इफेक्ट, विच इज इन माइक्रोवेव रेंज। ये एक इंटरव्यू, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा बट ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि सुपर कंडक्टर में एनर्जी गैप किस रेंज का होता है, तो याद रखना माइक्रोवेव रेंज का होता है वो, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारे पास। अब हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारा टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का, तो तुम लोग वहां जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद कुछ और चीजें हम लोग बात करेंगे। जूल इनटू सेकंड, हाँ, आंसर इज 8.16 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज। अच्छा 8.6 है, सॉरी भाई, आशिया ने सही बात बोली, 8.16 आएगा इसका, मैंने इसको गलत लिख दिया, आई थिंक ये 8 पॉइंट में आएगा। ओके, तुम लोगों ने सही बात बोली भाई, ये भी मैंने बाई मिस्टेक इसको जूल इनटू सेकंड करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, अब की बार सही है ना आशिया, ये बिल्कुल सही है। 8.16 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज आएगी, वो फ्रीक्वेंसी आएगी 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज, ठीक है। शिवम ने बोल दिया, आशिया बोल सर वन क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सर, बट व्हाई दे आर EM wave, okay, so EM wave also having the energy between this range। तो EM wave जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी माइक्रोवेव रीजन के अंदर ही काम करती है, ठीक है। माइक्रोवेव रीजन जो होती है उसी रीजन में काम करता है। फॉर फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप रेसिस्टिविटी इज जीरो और नॉट, रेसिस्टिविटी तो जीरो है, वो दिक्कत नहीं है, वो एक अलग फिनोमिना है। तुम लोग रेसिस्टिविटी का फिनोमिना एनर्जी गैप से कंपेयर ऐसे कर रहे हो, मैं एनर्जी गैप का कंसेप्ट बोल रहा हूँ कूपर पेयर को तोड़ने से लेके, कूपर पेयर कितनी एनर्जी पे टूटेगा वो बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी एनर्जी उसको दे रहे हो, ठीक है ना। बट फोटॉन्स आर जस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इंटरेक्शन, वो एक अलग फिनोमिना है शिवम, ठीक है। आप लोग यहाँ पर फोटोन की बात कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एक अलग चीज कहलाती है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग केवल कूपर पेयर को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, कुछ एनर्जी दे रहे हैं उसको, वो केवल कूपर पेयर को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। डिस्टरबेंस वाली बात नहीं आ रही है बस, ठीक है। तो बिल्कुल कृष्णन, जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड है, वो मैंने लिख दिया, उसको करेक्शन कर दिया, ठीक है। अब आशिया दोबारा क्या क्वेश्चन है, हो गया कोई डाउट, ठीक है। अब हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। कल हम लोग पढ़ेंगे लंदन इक्वेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द माइजनर इफेक्ट। तो माइजनर इफेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे कल थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, और उसी के साथ लंदन इक्वेशन की बात करेंगे कि माइजनर इफेक्ट को हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली देख लिया था, अब थ्योरेटिकल और देखना है उसको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं हम लोग।